हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर शुरू करने जा रहा हूं अपना प्रीवियस ईयर पेपर का शो। तो फटाफट हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आंसर्स करके हम लोग अगले क्वेश्चन पे स्विच करें, ताकि कम से कम टाइम में एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस हो सके। तो बात करेंगे आज 3 अगस्त को 2023 जो लेटेस्ट पेपर हुआ था, शिफ्ट 2 की बात करेंगे। सेकंड शिफ्ट की आज बात होगी, तो फटाफट कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का सेगमेंट। शिफ्ट 2, शिफ्ट 1 2 3 4 4 शिफ्ट्स होती हैं, सभी 1 बाय 1 डिस्कशन होंगे। आज बात करेंगे शिफ्ट 2 की। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, किस लेवल के क्वेश्चंस थे, क्या हमारे आंसर्स होने चाहिए, कितना सही होता है, कितना गलत होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर द ब्रैकेटेड सेगमेंट। एक ब्रैकेट में दिया हुआ पार्ट है, इस सेगमेंट को आपको रिप्लेस करना है सही ऑप्शन से। क्या दिया हुआ है? नो सूनर डिड शी शाउटेड। अब नो सूनर ये जो फ्रेज है, कंजंक्शन में इसको आप डिस्कस करते हो, एडवर्ब में इसको आप पढ़ते हो, इसका मतलब होता है जैसे ही कोई एक्शन हुआ, जब वैसे ही कोई दूसरा एक्शन हो जाए, जैसे ही उसने शाउट किया, then the thieves ran away leaving all the jewelry on the table। टेबल पे ज्वेलरी छोड़ के सब भाग गए थीव्स। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है नो सूनर का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो सूनर के साथ इनवर्जन होता है। इनवर्जन का मतलब होता है कि जब नो सूनर को आप यूज करोगे तो इसके साथ जो सेंटेंस बनेगा ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होता है। हेल्पिंग वर्ब उठ के आ जाती है सब्जेक्ट से पहले, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। और नो सूनर के साथ पेयर में देन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन तो देन तो हमें दिया हुआ है और ये अंडरलाइन भी नहीं है, तो इसमें तो एरर पूछी नहीं है इन्होंने। एरर पूछी है इसमें नो सूनर के साथ डू, डज, हैड, डिड, सभी वर्ब देख लो आप शी से पहले आ गए। ठीक, अच्छा, इसमें चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि रैन यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि बात पास्ट की कर रहे हैं, और पास्ट के लिए नो सूनर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो है या तो डिड या हैड, दोनों में से कोई भी आ सकती है। डिफरेंस ये होगा कि अगर आपने डिड को यूज करके बनाया है सेंटेंस, तो जो आगे मेन वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, देखो हैड से भी बन सकता था, डिड से भी बन सकता है क्योंकि पास्ट है। अगर प्रेजेंट होता तो डू या डज से बनता, और फिर हैज या हैव से बनता। ठीक है ना? तो यहां पे पास्ट दिया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, तो डू वाले ऑप्शन, डज वाले ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। हैड के साथ बन सकता था, डिड के साथ, बट डिफरेंस ये है कि फॉर्म देख लीजिए, हैड से अगर बनेगा या हैज हैव से बनेगा तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यानी शाउटेड होना चाहिए, और शाउटेड यहां पर दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए जो सही आंसर बनता है वो होता है ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ इज द राइट आंसर। प्रॉपर एलिमिनेशन कर लीजिएगा, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा, हो जाएगा आसान। ठीक है ना? हैड के साथ, डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फॉर्म सही, टेंस सही देख लेना, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अच्छा देखो, मैथ्स प्रॉब्लम्स आर नेवर सॉल्व्ड, दिस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव की पहचान है बी की कोई ना कोई फॉर्म आएगी और बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है। अब पैसिव से एक्टिव बनाना है। अच्छा, ये इज एम आर दिया है, इसका मतलब बात हो रही है प्रेजेंट की, है ना? तो प्रेजेंट की अगर बात हो रही है तो पास्ट वाले ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो आप। दूसरी चीज, इज एम आर तब आता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही होती है। देखो, हैज के साथ थर्ड फॉर्म होता तो यहां बिन आया होता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सॉल्व हो सकता है ही के साथ। अच्छा देखो, सॉल्व आता नहीं है वर्ब में, ऐसे यस लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ही सॉल्व्स नेवर, ही नेवर सॉल्व्स। नेवर का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद होता है या हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, मेन वर्ब के साथ नहीं होता, मेन वर्ब के बाद नहीं होता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो सही आंसर यहां जो बनता है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस have been given as options, select the option that contain an error। एरर का पार्ट है ये। My colleagues have lagged the
कंसाइंस नीडेड टू बी मॉरली करेक्ट ऑन दिस ग्रेव इशू। ग्रेव का मतलब होता है बहुत गहन इंपॉर्टेंट मुद्दा, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शंस में वर्ड्स दिए हुए हैं, सेंटेंस को नहीं सेगमेंट में डिवाइड किया है, इसका मतलब ग्रामर की एरर नहीं, यहाँ पे स्पेलिंग या वर्ड के इनकरेक्ट यूज का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर स्पेलिंग की अगर बात करें, ये वर्ड जो है कॉलीग्स की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी हुई है, कॉलीग्स की स्पेलिंग ये होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ जो बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कॉलीग्स की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, स्पेलिंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लीजिए, फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। अब ये आया हमारा एरर का, स्पॉटिंग एरर का पोर्शन, ग्रामेटिकल एरर का पार्ट है। व्हेन मयंक केम, ये बात कर रहे हैं पास्ट की, ठीक है ना। आई शैल गो विद हिम टू द सर्कस, अच्छा यहां पे बात हो रही है फ्यूचर की। अब देखो ध्यान से, या तो ये पास्ट के अकॉर्डिंग शैल को शुड किया जाए, या फिर यहां पर केम को फ्यूचर में ले जाया जाए ताकि बात ये फ्यूचर के इंसिडेंट्स की हो। अब ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि मयंक आया था तब मैं नहीं गया था, आएगा तब मैं उसके साथ जाऊंगा, आई शैल गो, ठीक है ना। आई शैल फ्यूचर, और ये भी फ्यूचर है बट ये प्रेजेंट में बनेगा क्योंकि कंडीशन लगी हुई है। फ्यूचर का सेंटेंस ये भी होना चाहिए था, लेकिन फ्यूचर के साथ जब कंडीशन लगी होती है या कंडीशन वाला क्लॉज बोल देते हैं, कंडीशन वाला पार्ट आप समझ लो, तो सेंटेंस फ्यूचर टेंस की बजाय फ्यूचर प्लस कंडीशन बनाया जाता है इसे प्रेजेंट टेंस में। तो यहां पर केम नहीं होना चाहिए, कम्स होना चाहिए। व्हेन मयंक कम्स, जब वो आएगा, आई शैल गो विद हिम, ठीक है ना। करेक्ट आंसर यहां जो बनेगा ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, कैसे आंसर करना है। कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, जिस क्वेश्चन को लेके भी कंफ्यूजन हो, मैं डेफिनेटली आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई उसका कर दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन। बाइट द बुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, बाइट द बुलेट, अगेन रिपीटेड है, कई बार आया है, कई बार फिर आगे आ सकता है। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन को फेस करना जिसमें बहुत असहज हो आप, बहुत तकलीफ हो, प्रॉब्लम में हो, पेनफुल होती है जो सिचुएशन, वो देख लेते हैं। टू टेक अ रिस्क, टू एंजॉय समथिंग इमेंसली, नहीं एंजॉय का कोई लेना देना नहीं, टू एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन ये, टू क्रिटिसाइज समवन हार्शली, क्रिटिसाइज भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। टू एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन, किसी पेनफुल सिचुएशन को एंड्योर करना, ठीक है ना, उसको झेलना, उससे डील करना, उससे निपटना, उससे बाहर आना, उसको फेस करना, ये होता है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या पूछा गया था 6 में, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एक वर्ड दिया उसका एंटोनिम पूछा है, एंड द वर्ड इज ऑकवर्ड। ऑकवर्ड सिचुएशन आपने सुना होगा, ऑकवर्ड मतलब होता है बहुत बुरी सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड, जो खराब हो उसके लिए। ग्रेसफुल मतलब होता है सम्माननीय, मीनिंगफुल, इनोसेंट, इनोसेंट मतलब होता है पर्सन जो बहुत मासूम सा होता है उसके लिए। ह्यूज बहुत बड़े के लिए आता है, ये मासूम के लिए आता है, मतलब जिसके अंदर ना चीटिंग नहीं होती है, जो बिल्कुल बुरा पर्सन नहीं होता, अच्छा पर्सन होता है उसके लिए। तो ऑकवर्ड का एंटोनिम पूछा है, ऑकवर्ड बुरा है, उसका जो अपोजिट आएगा वो कुछ अच्छा आएगा, और अच्छा वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज ग्रेसफुल। ह्यूज तो विशाल के लिए हो गया, वो साइज से रिलेटेड है, नेचर से नहीं, तो करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा ग्रेसफुल, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, एंटोनिम पूछा गया है जुबिलेंट का। अब जुबिलेंट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है जो आपने सुना है ऑलरेडी कई बार। जुबिलेंट का मतलब होता है खुशी वाली। ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के दिन, अ जुबिलेंट क्राउड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री चीयर्ड एंड वेप्ट, खुशी के मारे चिल्ला रहे थे, खुश थे, खुशी के आंसू निकल रहे थे, रो रहे थे। अब जुबिलेंट का मतलब हैप्पीनेस से रिलेटेड है ये, तो इसका पूछा गया है हमसे एंटोनिम। तो एंटोनिम अगर पूछेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा। देख लीजिए, ट्रायम्फेंट ये होता है विक्ट्री वाला, विजय वाला, आज़ादी जो मिली थी, इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो विक्ट्री वाला, ठीक है ना। और याद रखना एंटोनिम पूछा गया है। क्रिप्टिक का मतलब होता है कोडिंग कर देना, किसी चीज को हाइड करना, या हिडन चीजें जो होती हैं छुपी हुई, उसके लिए आता है। इलेटेड होता है एक्सट्रीमली हैप्पी होना,
ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको याद रखना। सातवें आसमान पर होना, बहुत खुश हो जाना। एंड ग्लूमी का मतलब होता है सैड, दुखी होना। अब देख लो, जुबिलेंट खुश होने के लिए आता है, इसका अपोजिट पूछा गया है तो दुखी होने वाला आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्लूमी। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन। इट इज रेनिंग अ लॉट। अब ये टेंस जो हमें दिया हुआ है ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताता है कि एक्शन अभी जिस समय आप बोल रहे हो उस समय चल रहा हो या प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो। लेकिन ये प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, अप्रैल एंड मई की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अप्रैल एंड मई की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब जब भी अप्रैल और मई आता है तब ये एक्शन रिपीट होता है। इट इज रेनिंग अ लॉट की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बट द समर इज वेरी ड्राई। एक बार की बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा रिपीटिशन, और रिपीटिशन वाला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये टेंस होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस वाला ऑप्शन होगा नहीं। इट सब्जेक्ट है तो रेन्स, रेन वाला ऑप्शन खत्म, रेन्स हो सकता है। विल नहीं होगा क्योंकि ये केवल एक बार की बात करता है, लेकिन यहां आगे से पता चल रहा है कि रिपीटिशन प्रेजेंट की बात है तो फ्यूचर वाला ऑप्शन खत्म, पास्ट वाला ऑप्शन होगा नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। इट रेन्स अ लॉट इन अप्रैल एंड मई। अप्रैल और मई में बहुत भारी बारिश होती है, बट समर इज वेरी ड्राई, समर बिल्कुल सूखा रहता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पे देख लीजिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड की तरह से यूज किया जा सकता है, यहां से यहां तक। इस पूरे के पूरे सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक शब्द में क्या कहेंगे? अ पर्सन हु कन्फॉर्म्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर और स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। अब देखो ये वर्ड भी दिया है, ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अननेसेसरी अगर आप लॉजिक ना लगाओ तो आंसर आपके सामने है, ठीक है ना। साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, ट्रीट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट मनोचिकित्सक। सोशलिस्ट समाज सुधारक जो होते हैं, रिबल मतलब विद्रोही, विरोधी जो होते हैं ये तो अपोजिशन में होते हैं, विरोध करने वाले, ठीक है ना, अपोजिट थोड़ा सा रहने वाले, अगेंस्ट, एंटागनिस्ट जो होते हैं। सोशलिस्ट समाज से रिलेटेड हैं, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कन्फॉर्मिस्ट। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड बैरन। और इतना बार पूछा गया ना बैरन वर्ड, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे। इतनी बार पूछा गया है बैरन और इसका अपोजिट, दोनों। जनरली बैरन का अपोजिट ही आपसे पूछेंगे, और अपोजिट होता है इसका फर्टाइल। बैरन का मतलब होता है बंजर हो जाना, जमीन के लिए यूज किया जाता है। जमीन जब खेती नहीं उस पर हो पाती है, अनाज नहीं उग पाता उसको, दैट बिकम्स बैरन। और फर्जाइल, ये फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है ना ये। अच्छा, स्टेरिलाइज, स्टेरिलाइज भी एक वर्ड होता है जिसका सिनोनिम होता है वो बैरन का। बैरन मतलब बंजर कर देना, बंजर मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म कर देना। और किसी पर्सन के लिए, जैसे फीमेल्स के लिए बोला था ना, बच्चे जब उनको नहीं हो पाते हैं तो वो भी स्टेरिलाइज सिचुएशन हो जाती है, बांझ जिनको बोल दिया जाता है, बंजर से ही बना है वर्ड वो भी। तो याद रखना, बैरन मतलब होता है किसी की प्रोडक्टिविटी खत्म कर देना, और फर्टाइल मतलब होता है प्रोडक्टिविटी अच्छी होना, ठीक है ना। डैम्प का मतलब होता है नम, गीला जो होता है। अनफॉरगिविंग, फॉरगिव नहीं कर सकते। स्टेराइल, देखो ये स्टेराइल वर्ड आ गया। स्टेराइल मतलब होता है किसी को प्रोडक्टिविटी खत्म कर देना, मतलब नॉन प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है ना, याद रखना। करेक्ट आंसर जो यहां बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देख लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फिनोमिना। नाउन चैप्टर जो मैं डिस्कस करता हूं उसमें डेफिनेटली ये वर्ड पूछा जाता है, सिंगुलर से प्लूरल इसका बनाने के लिए। करेक्ट ऑप्शन जो फिनोमिना की करेक्ट स्पेलिंग होती है वो ये होती है, PHENOMENON, फिनोमिनन। ये सिंगुलर है। फिनोमिनन का मतलब होता है प्रोसेस, इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन। इसका जब आप प्लूरल बनाते हो तो वर्ड आता है फिनोमिना,
दिस वर्ड इज प्लूरल ऑफ फिनोमिनन। बहुत सारे प्रोसेस हैं तो फिनोमिना हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ये होगी इसकी सही स्पेलिंग। फिनोमिनन सिंगुलर, फिनोमिना प्लूरल, याद रखना। ऐसे ही एक वर्ड और इसी कैटेगरी में आता है जिसे हम बोलते हैं क्राइटेरियन। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, इसका जब आप प्लूरल बनाते हो सिंगुलर से तो ये बनता है क्राइटेरिया, ये होता है इसका प्लूरल। बट ज़्यादातर लोग क्राइटेरिया वर्ड को सिंगुलर यूज करते हैं, जिसका प्लूरल वो क्राइटेरियाज बोल देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। याद रखना, फिनोमिनन से फिनोमिना, क्राइटेरियन से क्राइटेरिया, ऐसे चलते हैं ये प्लूरल वाले वर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा गया है गिवन वर्ड का, एंड द वर्ड इज देखिए सेरेंडिपिटी ये वर्ड है, इसका मतलब होता है ना किसी भी तरह का पर्सन को लक जो होता है ना, उसका भाग्य, उसकी किस्मत, अचानक से कुछ अच्छा हो जाना उसके लिए, उसको बोला जाता है सेरेंडिपिटी। ठीक है ना। अब लकी है अगर पर्सन और उसका एंटोनिम पूछा गया है तो अनलकी जैसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, टेंजिबल, जिनको फील किया जा सके, महसूस किया जा सके, ये होता है टेंजिबल। मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य जिसको हम बोलते हैं, देख लो कुछ मिलता जुलता तो ये हो सकता है लक का अपोजिट। बाकी देख लीजिए, परमानेंसी, परमानेंट से बना है, मतलब लगातार सतत होने वाला। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति। ठीक है ना। तो जो सही आंसर एंटोनिम बनता है इन सभी में से वो है ऑप्शन नंबर 2, मिसफॉर्चून इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पे देख लीजिए, फिर एंटोनिम पूछा गया, एंड ग्लैड मतलब ही होता है आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, बहुत खुश हूं मैं आपसे मिलकर, तो हैप्पी हो जाना। जाइव, इनोसेंट, सैड, हाउंट, हाउंट का मतलब होता है डराना, डरावना। सैड दुखी, इनोसेंट मासूम के लिए भी डिस्कस किया था। जाइव खुश मिजाज पर्सन के लिए सिनोनिम की तरह से यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर ग्लैड का जो एंटोनिम होगा वो होगा सैड, ग्लैड, सैड। ठीक है ना, याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, sentences of a paragraph are given below in jumbled order, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब थोड़ा बड़ा था तो मैं इस स्क्रीन पर नहीं लेके आया क्योंकि ये नोटिफिकेशन लिखने के बाद जगह डेफिनेटली नहीं बच रही थी। नेक्स्ट स्लाइड में इसको कर लिया है, यहाँ से आप गेस कर सकते हो। थोड़ा बड़ा है इसलिए ध्यान से रिलेट करिएगा। देखो छोटी छोटी कुछ चीजें ध्यान रखना है। पहला ओपनिंग, दूसरा लिंक्स जैसा हम हमेशा करते आ रहे हैं, और तीसरा एलिमिनेशन। 3 चीजों का स्टेप होता है रीअरेंजमेंट एसएससी वाला जो पूछा जाता है। अब देखो अगर आप ऑप्शंस पे देखो ना, तो या तो ये बी से शुरू होगा या फिर ये डी से शुरू होगा, ना ए से ना सी से। ठीक है ना। अब एक बार पढ़ लेते हैं पैसेज। इट इंक्लूडेड अ कार्बन टैक्स, इट इंक्लूडेड, इट किसके लिए आया नहीं पता, तो डेफिनेटली यहां से शुरू भी नहीं है। कार्बन टैक्स ऑन फॉसाइल फ्यूल्स एंड इंसेंटिव्स फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस, कहीं ना कहीं फॉसिल की बात हुई है, यानी फ्यूल से रिलेटेड बात कुछ होगी, एनर्जी से रिलेटेड। द न्यू पॉलिसी एम्ड टू रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, देख लीजिए आ गया। यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बी से शुरुआत हो सकती है। सी में देख लीजिए, हाउएवर सपोर्टर्स ऑफ द पॉलिसी, हाउएवर से शुरुआत तो नहीं है इसीलिए सी ऑप्शन नहीं दिया है। एंड डी में क्या बोल रहे हैं, द पॉलिसी फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम सम इंडस्ट्रीज, द पॉलिसी मतलब एक पर्टिकुलर पॉलिसी और यही वाली पॉलिसी। ठीक है ना। तो डी से हम शुरुआत नहीं करेंगे, डी वाले ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। या तो ए आंसर सही होगा या बी आंसर सही होगा, दोनों में। अब पेयरिंग ढूंढिए। द न्यू पॉलिसी एम टू रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब इसके बाद या तो सी आ सकता है या ए आ सकता है। सी अगर आप रखो, हाउएवर सपोर्टर्स, सपोर्टर्स की देखो बात ही अभी तक नहीं की है। पॉलिसी आर्ग्यूड इट वॉज नेसेसरी टू एड्रेस द अर्जेंट थ्रेट। अच्छा ए देख लेते हैं, इट इंक्लूडेड, हाँ देखो न्यू पॉलिसी और उसी के लिए इट आ गया, तो बी के बाद जो पेयर बनता है वो ए का बनता है। सही आंसर हमारा बी ए डी सी होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो एक बार पढ़ के देख लो। हाउएवर जनरली कंक्लूजन देने के लिए यूज होता है, कंक्लूड करने के लिए, और कंक्लूड करने वाला पार्ट ही देखो लास्ट में दिया है। तो करेक्ट आंसर यहां होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट जो है
द म्यूजिक फिल्ड द रूम विद, म्यूजिक ने भर दिया रूम को, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एक्सप्रेसिंग जॉयफुल मेलोडीज दैट ब्रॉट स्माइल्स टू एवरीवन्स फेस। अच्छा, सरप्राइज होगा नहीं, म्यूजिक ने सरप्राइज नहीं किया था, जॉय हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, फियर नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, सरप्राइज ऑप्शन। जॉय और एक्साइटमेंट में यहाँ देखो जॉयफुल दिया हुआ है, एक्साइटमेंट मतलब होता है ना एक उत्सुकता रहती है, तो म्यूजिक ने उत्सुकता नहीं जगाई थी, सबको खुश कर दिया था। करेक्ट आंसर जो बनता है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जॉय इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, याद रखिएगा ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। फिर एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन, इज आया, बीइंग आ गया और फिर थर्ड फॉर्म आ गई। अब अगर बीइंग आया है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में आई होगी, और सेंटेंस आईएनजी फॉर्म वाला अगर आप ढूंढ पाओ, ये देखो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेजिंग। आवर ग्रुप इज स्टेजिंग अ प्ले दिस इवनिंग। याद रखना एक्टिव पैसिव में दिस को दैट नहीं करते, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर जो यहां बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। नाउ 17 पे चलते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम पूछा गया है। अच्छा, ग्रेव वर्ड ये जो दिया हुआ है ना, ये ग्रेव कब्र वाला नहीं है, कब्र का एंटोनिम सिनोनिम नहीं होता, ठीक है ना। यहां पर ग्रेव का मतलब है बहुत गहन, बहुत डीप, बहुत इंपॉर्टेंट, इस सेंस में ये वर्ड यूज हो रहा है। ग्रेव कंसर्न, गहन चिंता का विषय, ठीक है ना, तो डीप या इंपॉर्टेंट के लिए आएगा। नेटिव का मतलब होता है जहां से जो चीज बिलोंग करती है उसके लिए। फ्रिवलस ये हो जाता है हिंसक के लिए, हिंसक, बहुत ज्यादा हिंसक है। या फिर इसका एक मतलब और निकलता है, और वो होता है बहुत सिंपल, बहुत ट्रिवियल, नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका ना फ्रिवलस का एक मतलब सिली भी लिया जाता है। सिली मिस्टेक्स अगर आप करते हैं ना, मतलब छोटी छोटी बच्चों वाली गलतियां, ऐसी गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, ज्यादा कंसर्न नहीं हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिली मिस्टेक्स के लिए भी आता है फ्रिवलस। तो ये इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि हमसे पूछा ही एंटोनिम गया था। अच्छा, फॉरेन मतलब होता है नॉट फैमिलियर, नेटिव होगा नहीं, फॉरेन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं। सीरियस होगा नहीं, सीरियस इज अ सिनोनिम ऑफ ग्रेव, ये सीरियस का सिनोनिम है ग्रेव, ठीक है ना। तो एंटोनिम पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सेकंड इज द राइट आंसर 17 का। नाउ 18 की बात कर लेते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। क्या पूछा गया है? द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, वोट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहा जाता है फ्रेंचाइज। हम फ्रेंचाइज को अलग सेंस में यूज करते आ रहे हैं, फ्रेंचाइजी वाला वर्ड। फ्रेंचाइज का मतलब होता है आपके पास वोट करने का जो कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसे बोला जाता है फ्रेंचाइज। पोलिंग नहीं होता, पोलिंग, वोटिंग, बटनिंग, बटन दबाकर वोट करना, वोट स्टैंप लगाकर। पोल मतलब होता है अपना मत देना, किसी चीज के बारे में अपने विचार देना, ओपिनियन, वो पोल होता है। तो यहां करेक्ट आंसर होगा फ्रेंचाइज। 18 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 19 पे चलते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। अच्छा, एक सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन पे कौन सा ईडियम इन चारों में से फिट बैठता है वो पूछा गया है। सिचुएशन देख लेते हैं पहले। औरंगजेब, द फेमस मुगल रूलर, जो फेमस मुगल रूलर था औरंगजेब, फाउंड दैट ही हैड कॉट समवन मोर पावरफुल देन हिम इन द फॉर्म ऑफ द ब्रेव मराठा शिवाजी। औरंगजेब को पता चल गया कि जब उसने किसी को पकड़ा था, महाराजा शिवाजी को पकड़ा था मराठा को, तो उसको भी पता चल गया कि उससे भी कोई बहादुर है, उससे भी कोई पावरफुल है जिसको उसने पकड़ लिया है, ठीक है ना। अब अपने से इंपॉर्टेंट, अपने से ब्रेव, अपने से मोर पावरफुल चीज़ों से इंटरैक्ट हो जाना, उसके लिए निप इन द बड होता नहीं है। निप इन द बड मतलब होता है किसी भी चीज़ को, मुसीबत को बड़ा होने से पहले ख़त्म कर देना। मतलब इसको बोला जाता है ना, निप इन द बड, मुसीबत बड़ी हो उससे पहले ही उसको ख़त्म कर देना। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, मतलब स्टार्ट या डिस्ट्रॉय से लिखते हैं, डिस्ट्रॉय समथिंग, ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं समथिंग के लिए। डिस्ट्रॉय समथिंग इन द वेरी बिगिनिंग,
ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही चीज़ों को मुसीबत बड़ी हो उससे पहले उसको खत्म कर देना, ये कहलाता है डिस्ट्रॉय समथिंग इन द वेरी बिगनिंग, निपिंग इन द बट। देन चेंजिंग द हैंड्स का मतलब होता है हाथ बदल लेना, किसी अपने आप को किसी की सिचुएशन से चेंज कर लेना, मतलब उसकी प्रॉब्लम को महसूस करना। कैचिंग अ टार्टर, ये होता है, इसका मतलब होता है किसी शक्तिशाली दुश्मन से मुकाबला होना, अपने से बड़ी मुसीबत, अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों से इंटरेक्शन होना, कैचिंग अ टार्टर। और ब्लेजिंग द ट्रेल का मतलब होता है किसी नई चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब एक्चुअली हो जाता है ना इनोवेटिव हो जाना, किसी चीज़ नई चीज़ का इनोवेशन लेना, तो ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ बनता है ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 19 का। क्लियर। 20 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इस सेगमेंट को रिप्लेस करना है। आई डोंट थिंक ही कैन डांस एज। अब एज के साथ और सो के साथ जब भी कोई एडजेक्टिव आता है ना, जैसे यहाँ पे वेलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री दी है, तो याद रखना एज और सो के साथ जो एडजेक्टिव आता है वो पॉजिटिव डिग्री में आता है, इसका कंपेयर नहीं किया जाता। और उसको पूरा करने के लिए साथ में एज और लगाया जाता है। एज टॉल एज शॉर्ट एज बिग एज, सो बिग एज, उतना जितना, ये सेंस निकलता है। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ जाता है, ये ध्यान रखना। तो एज वेलेस्ट नहीं होगा, एज वेल एज होगा सही आंसर 3rd वाला। सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री आएगा नहीं, वेल देन नहीं आएगा क्योंकि देन आता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए, ठीक है ना। एज और सो के साथ एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, उसको पूरा करने के लिए दूसरा एज लगाया जाता है कंप्लीट करने के लिए, उतना जितना, इस सेंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 से 25 ध्यान से देख लेना। ज्यादातर जो हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस पेपर किए हैं उसमें हमें कॉम्प्रहेंशन के पोर्शन में क्लोज टेस्ट मिला है। क्लोज टेस्ट एक पैसेज दिया होता है, उसमें ब्लैंक्स दिए होते हैं, लेकिन यहां जो क्लोज टेस्ट नहीं आया था, यहां जो पूछा गया था कॉम्प्रहेंशन, उसमें पैसेज दिया गया था, अनसीन पैसेज। क्या करना पड़ेगा पैसेज के लिए? 2 तरीके हैं, या तो आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो फिर ऑप्शंस पे जाके आप डिसाइड करो अपना सही आंसर, या फिर एक तरीका ये है कि फटाफट एक रफ आइडिया ले लो कि पैसेज में है क्या। कॉम्प्रहेंशन, और प्लीज कॉम्प्रहेंशन जब कभी भी एग्जाम में भी बैठ के करना, ट्रांसलेशन मत करने लगना, सेंस समझने की कोशिश करिएगा, क्या बोला जा रहा है वो समझने की कोशिश करना। क्या लिख रहे हैं? सच एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमर्शियल सक्सेस, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स कॉमर्शियल सक्सेस के ऑफ इनोवेशन, ड्राइव, विजन, डिटर्मिनेशन, एडेप्टेबिलिटी एंड एडवेंचर आर एंकर्ड इन द बेसिक इंडियन ओपननेस टू एंड टैलेंट फॉर एक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ। मटेरियल वेल्थ को एक्वायर करने में है ऐसे कॉमर्शियल सक्सेस के जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। बेसिक इंडियन ओपननेस टू, जिसके लिए इंडियंस को जाना जाता है, टैलेंट फॉर एक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ। फॉर एवरी सक्सेस स्टोरी देयर आर ऑफ कोर्स डजन्स ऑफ फेल्योर, कई सारे फेल्योर्स के बाद ही पर्सन सक्सेसफुल होता है, ये बोला जा रहा है। ट्रेडिशनल इंडियन फिल्म्स हैव देयर स्ट्रेंथ, ट्रेडिशनल जो इंडियन फिल्म्स होती हैं, फर्म्स होती हैं, सॉरी फर्म्स होंगी, उनकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, have their strength but also their weaknesses, लेकिन कुछ weaknesses भी होती हैं। and of these perhaps, and of मतलब उनमें से, these perhaps the most ये debilitating are a lack of teamwork and weakness for quick profit। कई वीकनेसेस हैं, उनमें से 2 कौन सी हैं? मोस्ट डेबिलिटेटिंग, जो सबसे ज्यादा जानी मानी है, उनकी बात करें, आर अ लैक ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क की कमी, और क्विक प्रॉफिट की जल्दीबाजी जो होती है ना, क्विक प्रॉफिट मिल जाए, उसकी बात कर रहे हैं। दीज रिफ्लेक्ट्स इनग्रेन्ड वेज ऑफ थिंकिंग एंड प्लानिंग, as does the distrust of anyone outside the family, जैसे फैमिली के बाहर किसी का डिस्ट्रस्ट काम करता है, which inhabits the adoption of modern practices of management। आजकल का जो मैनेजमेंट चल रहा है उसकी प्रैक्टिसेस, जो उसका जो व्यवहार होता है मैनेजमेंट जैसा किया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। अडॉप्ट करना मतलब एक्सेप्ट करना, उसको एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। बट सच वीकनेसेस आर मोर देन compensate for by the desire to succeed, which is probably more intense in India।
गिवन इन ओमनी प्रेजेंट फियर ऑफ पॉवर्टी, ओमनी प्रेजेंट हर जगह पाया जाने वाला डर गरीबी का, एंड कट थ्रोट कंपटीशन फॉर ईच अपॉर्चुनिटी, जिसको मौका मिल जाए वो लपक लेता है, ऐसा कुछ कंपटीशन, इतना तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। एंड द, अब ये देखो ये वर्ड है जो क्या बोला गया है, एसफिक्सिएटिंग, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ये एक टर्म है जो ऑक्सीजन की कमी को रिप्रेजेंट करता है, किसी को सांस नहीं मिल रही है। ऑफ हायरार्की, होल्ड ऑफ हायरार्की, हायरार्की मतलब होता है कर्मचारी तंत्र जो होता है, सिस्टम जो है वो इतना मजबूती से आपका गला घोंट देता है, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना, एसफिक्सिएटिंग होल्ड ऑफ हायरार्की। अब ऐसा कुछ ये पैसेज जो दिया हुआ है, इसमें वीकनेस बताई गई हैं, स्ट्रेंथ बताई गई हैं, कुछ वीकनेसेस दी हुई हैं, क्यों दिया है, क्या दिया है, वो आपके मतलब का नहीं है, थोड़ा सा आइडिया बस ले लो, ठीक है ना। मैंने आपसे डिस्कस करके समझा है, यहाँ पर सब कुछ किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, आपको क्विकली स्कैन कर डालना है इसको बस, और पूछा क्या गया है उस पर केवल फोकस करते हुए अपने आंसर्स को निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया, व्हाट हैज द इंडियन टैलेंट फॉर एक्वायरिंग मेटल वेल्थ लेड टू, कहाँ पहुंचाता है ये, कॉमर्शियल सक्सेस, स्टैग्नेशन, इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी, क्विक प्रॉफिट, अपॉर्चुनिटी, कॉमर्शियल सक्सेस, इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, टीम वर्क, एडवेंचर। अब इसका आंसर अगर आप देखो, इंडियन टैलेंट फॉर एक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ लेड टू, क्या चीज इंडियन टैलेंट को मटेरियल वेल्थ को एक्वायर करने की तरफ लेके जाता है, क्या चीज। अब ऑप्शन से अगर आप देखो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फटाफट एक बार आप गैस अगर कर पाओ तो गैस कर सकते हो, जल्दी क्विकली अगर आप देख पाए, पैसेज आपके सामने, मैं पूरी की पूरी स्क्रीन ये छोड़ देता हूं, आप देख लो सही आंसर क्या होना चाहिए, और फटाफट अपना आंसर अगर आप डिसाइड कर पाओ। अगर आपको पैसेज थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो ऑप्शंस के थ्रू आप आसानी से इसको कर पाओगे। क्विकली अगर आप डिसाइड कर पाओ, फटाफट जल्दी से, अगर आपको मिल रहा है आंसर तो ठीक है, अदरवाइज मैं डेफिनेटली डिस्कस करता हूं। और स्टार्टिंग में ही देखो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। क्या बोला जा रहा है, देखो डिटर्मिनेशन है, एडेप्टेबिलिटी है, विजन है, इनोवेशन है, क्या लग रहा है सही आंसर। क्विक प्रॉफिट की बात तो वहां पे नहीं की गई थी, है ना, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो सही आंसर जो हमारा बनता है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर कॉमर्शियल सक्सेस, इनोवेशन, एडेप्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कॉमर्शियल सक्सेस, इनोवेशन, एडेप्टेबिलिटी, ठीक है ना। ये एडेप्टेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, इसके लिए हाँ हर एक के एग्जाम्पल्स दोनों दिए हुए हैं। यहाँ देख लो, व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन फर्म्स, इंडियन फर्म्स की वीकनेसेस क्या हैं, वीकनेसेस यहाँ पे दी हुई थी हमें, ये perhaps the most debilitating are lack of teamwork and weakness for quick profit, ऐसे दो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। ingrained ways of thinking, adaptation, modern practice, weakness of quick profit, opening to acquiring, lack of teamwork, ये देखो मिला, and cut throat competition नहीं है, lack of teamwork and weakness of quick profit, correct option number 4, fourth is the right answer question number 22 के लिए, ठीक है ना, ये होगा इसका सही आंसर। Now 23 पे आते हैं, what is the desire to succeed more intense in India due to the hold of hierarchy, fear of poverty and lack of teamwork, हो सकता है fear of poverty, lack of teamwork, distrust of outsider, okay ये तो नहीं हो सकता, due to cut through competition, distrust of outsider and fear of poverty, due to fear of poverty, cut through competition, hold of hierarchy, more intense, यहाँ पे देखो मिलेगा आंसर। डिजायर टू सक्सीड, मोर इंपॉर्टेंस, हाँ फियर ऑफ पॉवर्टी, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ये देखो होल्ड ऑफ हायरार्की, हायरार्की वाला सही आंसर होगा, इसका मतलब यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, डेबिलिटेटिंग और ये देखो फिर वर्ड आ गया, अभी बोला था ना लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर दम घोटना या घुटना, इसके लिए यूज किया जाता है, सांस नहीं आना, दम घुट जाना, उसके लिए, ठीक है ना,
एक्सफिक्सिएटिंग। अब इसका ही सही आंसर अगर आप देख लो, इमेंसिपेट, इमेंसिपेटिंग, लिबरेटिंग, लिबरेटिंग तो आजादी से रिलेटेड, स्मोदरिंग, स्मोदरिंग का मतलब होता है किसी का दम घोट देना, ठीक है ना। स्मोदर मतलब नाक और मुंह किसी का बंद कर लेना ताकि उसको सांस ना मिल पाए, इसको बोला जाता है स्मोदर। अच्छा, अनफेटरिंग, फेटर मतलब होता है बेड़िया, तो फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, किसी को बेड़ियों से आजाद करना मतलब उसको फ्री कर देना, फ्रीडम देना, आजादी दे देना, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा स्मोदरिंग, चूंकि हमसे सिनोनिम पूछा गया है, ये जरूर ध्यान रखना बेटा, सिनोनिम पूछा गया है कि एंटोनिम पूछा गया, ठीक है ना। और ये एक ऑप्शन और बचता है डेबिलिटेटिंग, उसको अगर आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग गेस कर पा रहे हो, डेबिलिटेटिंग यहाँ देखो हमें मिला था, एंड ऑफ दीज परहैप्स द मोस्ट डेबिलिटेटिंग आर अ लैक ऑफ टीम वर्क। अनफीबलिंग, फीबल का मतलब होता है कमजोर करना, ठीक है ना। क्रिपलिंग मतलब कुतरना, इनवाइगोर, ये विगर, विगर से बना है, विगर का मतलब होता है करेज, साहस, हिम्मत, ठीक है ना, बोल्डनेस। एंड अंडरमाइनिंग, अंडरमाइनिंग, माइन, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, उससे रिलेटेड है ये। गेस कर लीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, अगर आपको पैसेज के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा हो क्या होना चाहिए सही आंसर, तो आप बता सकते हो। जो भी अगर आप गेस कर पा रहे हो तो गेस कर लीजिए। किसी की चीज को गहराई में जाना वो अंडरमाइनिंग होता है, याद रखना, गहराई में जाना। हाँ, गहराई में जाना। देखो फीबल का मतलब होता है कमजोर करना, फीबल करना, किसी चीज को कमजोर करना। तो कमजोर करने के लिए वर्ड आता है ना वीक, वीक से बनता है वीकेन, वीकेन का मतलब होता है कमजोर करना। अच्छा, इनविगोरेटिव मतलब होता है विगर, करेज, मजबूत बनाना। अब ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे के एंटोनिम है, देख लो, मजबूत बनाना, कमजोर करना। और इनफीबलिंग का ही सिनोनिम होता है ये डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी को वीकेन करना, कमजोर करना। और पूछा गया है हमसे इसका एंटोनिम, तो एंटोनिम इसका मतलब स्ट्रॉन्ग करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इनविगोरेटिंग, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, क्रिपल का मतलब होता है किसी चीज को कुतरना, कमजोर करना, यहां भी इसका मतलब वीकेन ही ले लो, खोखला कर देना, अंदर से कुतर देना, उसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में। पैसेज आया था इस बार, क्लोसेस नहीं आया था, प्लस जो और वोकेबलरी आपको मिली हो, ग्रामर के जो रूल हमने डिस्कस किए उनको ध्यान रखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो आए थे उनको ध्यान रखिएगा। एंड डेफिनेटली पेड कोर्स अवेलेबल है हमारा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्लासेस डेली 10 बजे से लाइव होती हैं। कोई प्रॉब्लम अगर हो, डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, इस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलेंगे हम लोग एक और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रैक्टिस करते रहना बेटा, ऑल द बेस्ट, हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।